गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना के अंतर्गत रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था से पहले हमने आपको दो और भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में बताया, जिसमें एक का नाम हमने स्थायी बंदोबस्त बंगाल और दूसरा महाड़ वाली व्यवस्था पंजाब और हरियाणा। आज इस तीसरी व्यवस्था को हम जानेंगे कि यह है क्या, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। आते हैं सबसे पहले, ये जो है गवर्नर रहता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसका पीरियड 1813 से 1823 तक रहता है। उसके रिज्यूम में क्या है, ये लागू होती है। इसको प्रारंभ करने वाला प्रारंभक कह सकते हैं, प्रवर्तक कह सकते हैं, अलेक्जेंडर रीड ने किया था साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया का तात्पर्य यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जब मैसूर को 1799 में पराजित करती है या टीपू सुल्तान हारता है, तो जो क्षेत्र मिलते हैं उन क्षेत्रों पर सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट अलेक्जेंडर रीड करता है। इसलिए कभी कभी रीड के नाम से भी इसको जोड़ा जाता है। आगे चल करके टॉमस मुनरो इस नाम से जुड़ता है। इस रीड के सफल पैमाने को पूरे साउथ इंडिया में 1820 में लागू करता है। 1820 एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में आप जानिए, क्योंकि हमने आंग्ल मराठा संबंध बताया था आपको, जिसमें 3 युद्ध होते हैं और अंतिम युद्ध 1818 में समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से मुंबई या पूरा जो मराठा साम्राज्य होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाता है और अधीन किए गए क्षेत्रों पर क्या है, इस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। अगर हम देखें मेजर रूप से तो मुंबई और महाराष्ट्र रेसिडेंसी जो होती है वहां पर इसको लागू किया। इसकी विशेषताओं में देखने की कोशिश करते हैं तो कृषक से प्रत्यक्ष संबंध किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अभी तक दोनों जो राजस्व पद्धतियां थी उसमें मध्यस्थ रहते हैं, उसमें जमींदार के रूप में और महालवाड़ी में मुखिया के रूप में होते थे, जो राजस्व का संग्रहण करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। यहाँ पर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कृषक को ही एक इकाई के रूप में माना और उसी से ही कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी बीच में कोई व्यक्ति नहीं होगा। फिर दूसरा देखते हैं, कृषक भूमि का मालिक होता था। पहली बंगाल में जो व्यवस्था लागू होती है उसमें जमींदार, दूसरी जो पंजाब में लागू होती है उसमें मुखिया, और जो तीसरी जिसका हम स्टडी कर रहे हैं उसमें कृषक ही अपनी भूमि का मालिक होता था। जब हम तीसरी विशेषता देखते हैं, राजस्व खेत में हिस्सेदारी की। अभी तक आपने देखा होगा कि जो हमने व्यवस्था पढ़ी थी उसमें क्या है, जो कंपनी का शेयर होता था वो या तो इस रूप में था, पैसे या रुपए के रूप में, या इस रूप में लिया जाता था, अनाज के रूप में लिया जाता था। लेकिन इस व्यवस्था में क्या है, जो शेयर होता था कंपनी का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का और इधर फार्मर का, उसमें क्या है रिलेशन, भूमि के टुकड़े का होता था, पीस ऑफ लैंड या भूमि के टुकड़े का होता था, जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि अन्य की तुलना में इसमें एक सेपरेट व्यवस्था रहती है, अलगाव की व्यवस्था रहती है। और अगर हम आगे और विशेषता देखते हैं, मध्यस्थ का न होना, मीडिएटर का न होना, इसका आशय यह है कि कृषक पर ज्यादा बोझ नहीं रहता है। आपने परमानेंट व्यवस्था में देखा होगा, महालवाड़ी व्यवस्था में देखा होगा कि एक मीडिएटर्स की चैन बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है, और जिसका परिणाम यह होता है कि पहले से ही दबा हुआ भारतीय कृषक इन दलालों या इन मध्यस्थों की चैन से और ज्यादा क्या होता है, प्रेषित होता है, दबता है, जिस कारण से वो कृषि के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण रखने लगता है। फिर एक इसमें और विशेषता देखेंगे, आपातकाल में भी राजस्व आवश्यक था। यानी कहने का आशय है कि चाहे बाढ़ की अवस्था हुई हो, चाहे सूखे की अवस्था रही हो, चाहे जानवरों का अटैक रहा हो टिड्डियों के रूप में, किसी भी परिस्थिति में कृषक से राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी जरूर लेती थी।
एक बार रिवाइज करते हैं। विशेषताओं के रूप में कृषक से प्रत्यक्ष संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी का है। दूसरा, कृषक भूमि का मालिक होता है। तीसरा जो है, राजस्व हिस्सेदारी जो होती थी वो पैसे अनाज के रूप में नहीं होती थी, भूमि के टुकड़े के रूप में होती थी। चौथा, हम आपको बताएंगे कि इस व्यवस्था में मध्यस्थ नहीं होता था, जैसा कि जमींदार और मुखिया होते थे। और पांचवा जो है, आपातकाल यानी बाढ़, सूखा, टिड्डियों का टैक्स यानी अन्य चीजें जो हैं उसमें भी कृषक से रेवेन्यू जरूर लिया जाता था। अब हम देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, यानी इसके दोष क्या हैं। तो पहला दोष इसमें देखने की कोशिश करेंगे, साहूकारों को लाभ होता था विपरीत परिस्थितियों में भी और सामान्य परिस्थितियों में। विपरीत परिस्थिति में क्या है, राजस्व नहीं चुका पा रहे हैं, तब साहूकार से कृषक क्या है, उधार ले रहा है, लोन ले रहा है, जो लोन की दर काफी ऊंची होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि कृषक अपनी जमीन से हाथ धो देता है। दूसरा इसका दुष्परिणाम या कमी है कि कृषक की जमीन जब उसके हाथ से चली जाती है तो क्या होता है, वो गांव को छोड़ता है, अपनी आजीविका, अपने पेट के लिए वो शहरों की ओर माइग्रेट होने लगता है। और तीसरी ड्रॉबैक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कहीं पर भी राजस्व के रूप में भूमि कितनी ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तय नहीं होता था। अंत में जब फसल सबसे मैच्योर अवस्था में होती है तो क्या है, कंपनी का कोई एजेंट आता है, अभिकर्ता आता है और भूमि के टुकड़े पर एक लाइन खींच देता है कि ये हिस्सेदारी किसकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की है और ये हिस्सा कृषक का है। इससे कृषक क्या होता है, निराश होता है, मायूस होता है, क्योंकि अच्छी फसल हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा भूमि का टुकड़ा ले रही है और अगर खराब है तो कम या ज़्यादा जो भी वो ले ले। हम अब लास्ट में देखते हैं, जो हमने तीन आपको वो राजस्व व्यवस्थाएं बताई, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था, दूसरी महालवाड़ी व्यवस्था, तीसरी आपकी परमानेंट व्यवस्था। तीनों में राजस्व की दर कहीं पर लिखित रूप में नहीं है और ज्यादातर क्या है, राजस्व कौन ले रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही है, जिसका परिणाम ये होता है कि भारतीय कृषक का बड़े पैमाने पर शोषण होता है और कृषक खेती को छोड़ करके मजबूर होकर के शहरों की ओर में जाता है। इस प्रकार से गांव का उपनिवेश होता है और गांव अंग्रेजों की मनमाफिक फसल उगाने के लिए कृषक मजबूर होता है। आप अपने इसी अध्याय में देखेंगे कि आगे नील की खेती ब्रिटिश लाभ के लिए किया जाता है। धन्यवाद।